आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, ईद के बाद एहतजाज की कॉल और दहशतगर्दी के अफरीद से निमटने के मामले में हुकूमत मुखालिफ सिमत का चुनाव। तहरीक इंसाफ इस वक्त दो इंतहाओं पर खड़ी है। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दो टोक मौक़िफ़ है कि खैबर पख्तूनख्वा में किसी सूरत ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। मुकदमात दर मुकदमात के बाद तहरीक इंसाफ के लिए अब दूसरा बड़ा चैलेंज बेलगाम सोशल मीडिया का इल्ज़ाम है, जो रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा फैला रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अगर दहशतगर्दों के सामने खड़े नहीं हो सकते तो उनके दोस्त बनकर उनके साथ भी खड़े ना हो। तलाल चौधरी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा से आने वाली ये आवाजें आपकी हुबुल वतनी पर भी सवाल उठा रही हैं। इन्होंने कहा कि किसी ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। मैं बिल्कुल वाज़े तौर पे ये बताना चाहता हूं, किसी नए ऑपरेशन का आगाज करने की बात ही नहीं हुई। नया ऑपरेशन होने ही नहीं जा रहा, मगर अज़्म इस्तेकाम हो या नेशनल एक्शन प्लान, इस पर अमल होगा और करवाया जाएगा। नए ऑपरेशन का शोशा छोड़ा सिर्फ एक कंफ्यूजन पैदा करने के लिए किया जा रहा है। मैं सीएम केपी को कहता हूं कि अगर वो दहशतगर्दों के खिलाफ उनके सामने खड़े नहीं हो सकते तो उनके दोस्त बन के उनके साथ भी खड़े ना हो। केपी से आने वाली ये आवाजें आपकी तो मुहिब्बे वतनी पे भी सवाल उठाती है। वफाकी हुकूमत की कायम करदा जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने सोशल मीडिया पर मंफी प्रोपेगेंडा मुहिम में तहरीक इंसाफ के मुलव्विस होने के होशरबा इंकशाफात सामने रख दिए हैं। JIT के मुताबिक तहरीक इंसाफ के अफराद से दौरान तफ्तीश JIT ने इश्तियाल अंगेज मवाद जमा किया है और ये मवाद तहरीक इंसाफ की आदत की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और प्रोपेगेंडे का सबूत है। JIT के मुताबिक रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में तहरीक इंसाफ की आदत के करीबी रिश्तेदार भी मुलव्विस पाए गए हैं। JIT फोरम ने मुजरिमों, मफरूर और गैर हाजिर अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की है। JIT ने यह दावा किया है कि तहरीक इंसाफ सेंट्रल मीडिया डिवीजन और सोशल मीडिया टीम की कार्रवाइयां रजा कराना फौज के जरिए नहीं की गई, बल्कि यह रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा अंदरूने मुल्क और ऑफशोर अकाउंट्स के हैंडलर्स के जरिए किया जा रहा है। इस प्रोपेगेंडा मुहिम की माली आयत गैर मुल्की लॉबीज और तहरीक इंसाफ की आदत के जरिए की जा रही हैं। गैर मुल्की लॉबीज तहरीक इंसाफ की आदत के साथ मिलकर इस प्रोपेगेंडा मुहिम को कंट्रोल भी कर रही हैं। JIT इलेक्ट्रॉनिक जराइम के एक्ट 2016 के तहत तश्कील दी गई। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत की कायम करदा JIT की सरबराही इस्लामाबाद पुलिस के IG कर रहे हैं और गुज़िश्ता रोज सोशल मीडिया पर मंफी प्रोपेगेंडा केस में तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश नहीं हुआ। JIT ने शेख वकास अकरम, मोनबाज बप्पी, फिरदौस शमीम नकवी समेत तहरीक इंसाफ के 16 अरकान को दूसरी बार तलब किया था। JIT ने अलीमा खान को पहले 14 मार्च और फिर 19 मार्च को नोटिस जारी किए थे। तहरीक इंसाफ की सियासी बका की जंग में मुज़ाकरात के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। मौलाना फजल रहमान ने ताहाल वाज़े नहीं किया कि वो किस सिमत में खड़े हैं। फासले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। दियारे गैर से ताउन की उम्मीद भी दम तोड़ चुकी है। गुज़िश्ता रोज US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट स्पोक्स पर्सन टैमी ब्रूस की मीडिया ब्रीफिंग के दौरान साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतल्लिक सवाल किया गया। ताहम तर्जुमान ने सवाल पर रद्द-ए-अमल देने से गुरेज किया। ये दूसरा मौका है कि अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने इमरान खान से मुतल्लिक सवाल पर जवाब देने से गुरेज किया है और इससे कबल 6 मार्च की मीडिया ब्रीफिंग में भी इमरान खान से मुतल्लिक सवाल पर तर्जुमान ने रद्द-ए-अमल देने से इनकार किया। तहरीक इंसाफ की बका की जंग को दरपेश एक और अहम तरीन मामला एतमाद, कॉन्फिडेंस का है कि जिसका फुकदान बराबर जमात की सफ़ों में भी है और जमात और इदारों के दरमियान भी मौजूद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जमात के वो रहनुमा हैं कि जो इदारों और जमात के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करते हैं, जिन्हें आज भी ये उम्मीद है कि एतमाद का ये फुकदान बस चंद मुलाकातों का मरून मिन्नत है। गुज़िश्ता रोज अली अमीन गंडापुर का कहना था कि इमरान खान को कहा है कि आप कहीं ना कहें, मेरा ये फ़र्ज़ है, आपकी रिहाई के लिए जो कर सकता हूँ करूँगा। सिर्फ एतमाद का फुकदान है, जिस दिन ये एक बाल निकाल लूँगा जेल और सारी चीजें खत्म। तहरीक इंसाफ के लिए बैक वक्त एक चैलेंज अदालत से बाहर कानूनी टीम पर अदम एतमाद है। दूसरा चैलेंज अहाता अदालत में सुने जाने वाले मुकदमात का इल्तवा, मुकदमात सुनने वाले जज साहिबान की तब्दीली है। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और बड़ी तब्दीली कर दी गई है। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के कायम जजेस ट्राइब्यूनल से जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान को हटा दिया गया है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की मंजूरी से नए ट्राइब्यूनल जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो,
जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान फैसला दिया है कि किसी भी केस को जज की इजाजत के बगैर दूसरे बेंच में मुंतकिल करना कानूनी तौर पर जायज नहीं है। यह केस डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत से मुतल्लिक था, जिसमें एडवोकेट जनरल ने केस की मुंतकली की दरख्वास्त की थी। अदालत ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए कहा कि इस तरह की मुंतकली सिर्फ जज की मर्जी से की जा सकती है और इसके बगैर ऐसा करना गैर कानूनी है। आज इमरान खान से मुलाकात से मुतल्लिक तौहीन अदालत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी। ताहम डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। तौहीन अदालत केस की समाअत इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज ने की और दौरान समाअत एडवोकेट जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि कल अदालत ने दिल की बातें की और हमने सुनी। आज मुझे मौका दीजिए कि मैं दिल की बातें कर लूं। एक ही सवाल है कि क्या मिशाल यूसुफजई बानी पीटीआई की वकील हैं या नहीं। इस सवाल से ये सारी सूरत हाल पैदा हुई है। अदालत ने इस्तफसार किया कि सवाल यह है कि आया एक बेंच से केस इस तरह मुंतकिल हो सकता है। दौरान समाअत अदालत ने गुज़िश्ता रोज बेंच तब्दील किए जाने का हवाला देते हुए रिमार्क्स दिए कि जिस कानूनी नुक्ते के तहत दरख्वास्त आई, ऑर्डर खुद कहता है कि दरख्वास्त इसके तहत नहीं दी जा सकती। ऑर्डर के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ने अपनी इस्तदा पर जोर नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद इस्तदा मान भी ली गई और केस मुंतकिल भी करवा दिया गया। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने रिमार्क्स दिए कि जज का एहतसाब अवाम करती है, जज का एहतसाब कोई और नहीं करता है। इस कार्रवाई का मकसद लोगों को आगाह करना है, आगाही देना है। इस कार्रवाई का मतलब हाई कोर्ट को मजीद शर्मिंदा करना नहीं। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने रिमार्क्स दिए कि तौहीन अदालत वही जज सुनता है जिसके ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हुई है। मैं अपने या अपने कॉलीग्स के लिए कोई नाखुशगवार बात नहीं छोड़ना चाहता। दौरान समाअत मिशाल यूसुफजई ने बताया कि इसी अदालत के बाहर मुझे ये कहा गया था कि आप तौहीन अदालत केस वापस ले लीजिए। ये भी कहा गया कि केस में कुछ नहीं होगा, आप दीवार से सर मार रही हैं। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने रिमार्क्स दिए कि आज तो सिर्फ केस मुंतकली का मामला अदालत के सामने है, मुझे इस इशू पर एक फाइनल जजमेंट लिखनी है। मैं लिखूंगा कि इस तरह केस ट्रांसफर करने की कानून में कोई गुंजाइश नहीं। अगर ये काम हाई कोर्ट जज ने ना किया होता तो ये एक क्रिमिनल तौहीन अदालत होती। अदालत ने इस्तफसार किया कि अब सवाल तो ये भी है कि इन केसेस में रियासत कहां खड़ी है। सवाल यह है कि लार्जर बेंच की तश्कील कानूनी है या नहीं, लार्जर बेंच की अदालती कार्रवाई कानूनी है या नहीं। आज लार्जर बेंच में समाअत होगी तो देखें कि क्या वो कानूनी कार्रवाई है या नहीं। दौरान समाअत शुएब शाहीन एडवोकेट ने लार्जर बेंच की तश्कील से मुतल्लिक ऑर्डर पर तवज्जो दिलाई। उन्होंने कहा कि ऑर्डर में लिखा है कि ऑफिस एतराजात को दूर कर दिया गया है। अदालत ने कहा कि अच्छा ऐसा लिखा है, लेकिन एतराजात दूर करने की वजह कोई नहीं बताई गई। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने रिमार्क्स दिए कि यह कार्रवाई सिखाने के लिए है और अवाम भी इस केस पर नजर रखे। यह केस एक सियासी जमात के लीडर से मुतल्लिक नहीं बल्कि असूल तय करने का है। अहम तरीन समाअत है, अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। इसी हवाले से मजीद आगे चल के भी बात करेंगे, लेकिन पहले खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास और फहद हुसैन मौजूद हैं। नेशनल सिक्योरिटी इजलास में फहद ना जाना, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में मुखालिफ सिंध में खड़े होना और फिर सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुंह जोर एक मुहिम जो थमने का नाम नहीं ले रही। तहरीक इंसाफ का ये बयानिया और पॉलिसी सियासी जो एक सर्वाइवल है उसका या बका है, इसका एक मसला बन गई है। क्या तहरीक इंसाफ सियासत की दुरुस्त राह पे गामजन है जिधर थोड़ी सी रेजिस्टेंस भी है और कहीं ना कहीं लचक भी होती है, या डू यू थिंक इट्स जस्ट कंप्लीट डिसअरे, मेक्स नो सेंस? शुक्रिया महर। देखिए, ये बात तो बिल्कुल क्लियर होती जा रही है कि जितनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉपुलर पॉलिटिक्स में अच्छी है, उतनी ही वो पावर पॉलिटिक्स में कमजोर है। इस वक्त ये पॉलिटिक्स ऐसी है जिसमें तहरीक इंसाफ को जो है वो बड़ी होशमंदी से काम लेना है और सूरत हाल को जो है वो जांच कर और फिर फैसले करने हैं। लेकिन यहाँ पे लग ही हो रहा है कि वो बिल्कुल इसी तरीके से वो सियासत कर रहे हैं जैसे कि वो जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जिस तरह की वो सियासत कर रहे थे। हालांकि सूरत हाल जो है वो तब्दील हो चुकी है। अब यही जो एग्जाम्पल अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक सुनहरी मौका था कि वो जाते और वो एंगेजमेंट चाह रहे हैं इतने अरसे से करना इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उसकी ये और कुछ नहीं तो कम से कम शुरुआत तो होती। वो कम से कम
जो है वो कमरे के अंदर तो आते हैं। अब वो बाहर से खड़े होकर अगर वो उन लोगों पे चीख रहे हैं जो कमरे के अंदर है, तो उससे तो उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा। तो एक्चुअली मुझे जो इस टाइम बहुत सारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मसाइल हमें नजर आ रहे हैं, उसमें शायद सबसे ज्यादा फोकस में जो है वो डिसीजन मेकिंग आ रही है, वो लीडरशिप का फेलियर नजर आ रहा है। साथ ही एक और अलमिया भी है। जेआईटी फोरम ने मुजरिमों, मफरूर और गैर हाजिर जो अफराद हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश भी कर दी है। जेआईटी भी बड़ी तेजी से काम अपना आगे बढ़ा रही है और ये दावा किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ सेंट्रल मीडिया डिवीजन और सोशल मीडिया टीम की जो कार्रवाइयां हैं वो वॉलंटरी या रजाकाराना फोर्स के जरिए नहीं की गई, बल्कि ये एक रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा अंदरूने मुल्क और ऑफशोर अकाउंट्स के हैंडलर्स के जरिए पूरा मैनेज किया जा रहा है। अब इस प्रोपेगेंडा मुहिम की ऑफ कोर्स एक फाइनेंशियल बैकिंग भी है। वो भी कह रहे हैं कि गैर मुल्की लॉबीज और पीटीआई क़यादत के जरिए की जा रही है। डू यू सी दिस किसी मंतकी अंजाम को पहुंचते हुए दिखाई दे रहा है, या इज दिस पीटीआई इंकारी है, काम उसी तरह चल रहा है? इधर आप देख रहे हैं जेआईटीज बन रही हैं। ये लग रहा है आपको ऊंट किसी करवट बैठेगा हातमी तौर पर? देखिए, ये तो एक्शन रिएक्शन और उसके ऊपर मजीद रिएक्शन ही हो रहा है। ये जो मैं बात कर रहा था कि एक सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग हाँ। जो कि एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के तहत हो रही हो, वो नहीं हो रही। यहाँ पे लग रहा है कि इवेंट टू इवेंट जो है वो तहरीक इंसाफ फैसले कर रही है। अब जिस चीज का आप हवाला दे रही है सोशल मीडिया, वो सोशल मीडिया वेपनाइज हुआ है। अब अगर उसको तो एक पॉलिसी के तहत वेपनाइज करना है, तो फिर तमाम तर पॉलिसी जो है वो उसी तरह की होनी चाहिए कि जी हमने ऑल और नथिंग की गेम करनी है, हमने सिर्फ लड़ाई करनी है और सोशल मीडिया हमारा वेपन। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी वो नहीं है, आप एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, तो फिर सोशल मीडिया आपका कुछ और कर रहा है, आपके सियासी मैदान में जो लोग हैं वो कुछ और फैसला कर रहे हैं और इमरान खान साहब कुछ और बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसलिए ये जो कंफ्यूजन नजर आ रहा है, वो उसकी बुनियाद ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी शायद सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर पीटीआई चाहती क्या है। ये तो मज़र बड़ा एक मसला पड़ जाएगा। गैर मुल्की लॉबीज तहरीक इंसाफ क़यादत के साथ जेआईटी के सोर्सेज के मुताबिक मिलकर इस प्रोपेगेंडा मुहिम को कंट्रोल कर रही हैं, एंड दे सीम टू हैव इररिफ्यूटेबल एविडेंस इस हवाले से। देखिए, महर तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा मसला मुझे ये नज़र आ रहा है, उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है ना। अब देखें, बानी पीटीआई ने एक बैरिस्टर गौहर साहब को चेयरमैन बनाया, पूरी पार्टी उसमें मैंने। नाउ यू हैव टू डिपेंड ऑन हिम, यानी आपको उन पर एतमाद करना होगा, आपको उनके फैसलों को या सेक्रेटरी जनरल के फैसलों को ऑनर करना पड़ेगा उसमें। बिल्कुल। तो खान साहब को इस चीज़ को रियलाइज करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ में अब वो डिसीजन मेकिंग जो है खत्म होती जा रही है पार्टी के अंदर, इसलिए कि वो ये उनको ये खौफ होता है कि अगर कोई फैसला उन्होंने किया तो बानी पीटीआई इसको ओवररूल कर सकते हैं। नहीं, और उनको भी खुद भी फारिग कर सकते हैं ना। ओवररूल के अलावा उनकी भी छुट्टी हो सकती है, क्योंकि फात तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो माहौल है वो तो बहरहाल इंटरनल है। हाँ। इसी वजह से अब शेर अफजल मरवत वाला मसला था और दीगर लोगों का मसला था, फवाद हाँ। चौधरी ने आने की कोशिश की, उनका इशू हो गया। चूंकि पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन ये फैसले रखने की मजाज ही नहीं है। बिल्कुल। आपके पास प्लान बी होना चाहिए, आपके पास प्लान सी होना चाहिए कि किस किस तरीके से गवर्नमेंट की उन जो आमराना तर्ज है उसको किस तरह हम काउंटर करेंगे। यहाँ काउंटर स्ट्रैटेजी नजर नहीं आती पीटीआई की। ठीक। और फहद ये बताइएगा कि माहौल मजीद तंग किया जा रहा है। ईद के बाद शुरू होने वाला जो इनका एहतजाजी तहरीक है, जिसके हवाले से इन्हें कमेटियां भी तश्कील दे दी हैं, क्या हुकूमती पेशकदमी या बंदोबस्त आप इसको उस तौर पे देख रहे हैं? साथ ही कल ही राना सनाउल्लाह साहब ने मुझे कहा, हमें बताया कि अगर ये दरख्वास्त देंगे तो पैरोल पे इमरान खान को बाहर लेकर आना और इस इजलास का 2-4 घंटे हिस्सा बनाना, हुकूमत बिल्कुल इसके ऊपर गौर कर सकती है और इसमें कोई कबाहत भी नहीं है। ऐसा होते आप देख रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल में इस टाइम गवर्नमेंट की ज़रूरत है कि ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ जो एक पॉलिसी बन रही है, उसमें एक पॉलिटिकल कंसेंसस हो। आम हालात में तो मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा कि इमरान खान साहब को किसी भी तरीके से बाहर लाया जाएगा। लेकिन ये एक ऐसा मामला है जिसमें अगर ऐसा होता है तो मैं पर्सनली सरप्राइज़ नहीं हूँगा, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट दैट इज़ बीइंग इन्वेस्टेड इनटू दिस पॉलिसी। और खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पर पीटीआई की ऑपोजिशन अगर हुई इस पॉलिसी में तो बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये एक ऐसा मुझे लग रहा है कि एक ओपनिंग है जिसमें शायद इमरान खान साहब के हवाले से कुछ रिलीफ नजर आए। मगर जिस तरह मैं पहले बात कर रहा था मेहर के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होशमंदी से और बड़ा सोच समझ के अपनी मामलात को आगे लेके चलना है। और खास तौर पर
जो एक बड़े ही सख्त अल्फाज में और करख्त लहजे में जो इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप के ऊपर जो तनकीद हो रही है सोशल मीडिया पे, उसके हवाले से इन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना हर बारी जब वो ये करते हैं तो सुनने में आता है कि ये डील ब्रेकर हो गया है। तो ये फहद, जो ये गंडापुर साहब ने कल इंटरव्यू में कहा है कि बाल बराबर एतमाद की बात रह गई है, क्या वाकई ऐसा है या दिस इज जस्ट अगेन इनकी खुशफहमी है? नहीं, मेरे ख्याल में खुशफहमी आपने लफ्ज इस्तेमाल किया है, मुमकिन है शायद ऐसे ही हो, इतना नहीं है, अभी बहुत सारा डिस्टेंस है जो कवर करने की जरूरत है। सास मौके के ऊपर जो मौकफ भी सामने आ रहा है वो अपने तई भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, ना सिर्फ अफगान पॉलिसी को चैलेंज करना रियासत की, लेकिन अली अमीन गंडापुर का कहना कि एएनपी और पीपल्स पार्टी तालिबान से लड़ते लड़ते खुद ही खत्म होंगे और हम खत्म नहीं होना चाहते। बाय द वे विच इज़ नॉट वेरी डिफरेंट फॉर जो शहबाज शरीफ ने पंजाब में कहा था कि हम तो आपको कुछ नहीं कह रहे, याद है एजेस अगो। लेकिन हुकूमत इस बयान को भी दहशतगर्दी की हमायत के खाते में डाल सकती है और उस तनाजुर में भी दे सकती है। सबसे ज्यादा खतरा खुद खैबर पख्तूनख्वा को है, नेचुरली फ्रंट लाइन पे है सब। इसके बावजूद रियासत के साथ खड़ा होने की बजाय केपी हुकूमत तालिबान के साथ लड़ना भी नहीं चाहती। अगेन अफगान पॉलिसी के ऊपर भी वाज़ेह तौर पर कह रही है कि वो हमारे भाई हैं, डोंट टेक देम ऑन। देखिए मेहर, जो आपने ये बात की ना, अली अमीन गंडापुर को सिर्फ इतना सोचना चाहिए कि 2013 के इलेक्शन में, और ये पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी सोचना चाहिए, कोई एक पार्टी आके अवामी नेशनल पार्टी के साथ नहीं खड़ी हुई जब उनके लोग मारे जा रहे थे। किसी ने नहीं कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मुलतवी करवा दें। उनके कितने लोग उनके जलसों पे खुदकश हमले होते थे, उनके सरकर्जा मेन लीडर्स जो है वो टारगेट हुए, और हमें सबको इलेक्शन की पड़ी थी कि इलेक्शन किसी तरह जीत जाए। वहां कह दिया गया था कि नो टू एएनपी। कराची में एमक्यूएम पर अटैक होते थे, वहां एएनपी पर अटैक होते थे। यानी ये बिल्कुल एक सोचा जा रहा था कि एएनपी को इलेक्शन लड़ने ही ना दिया जाए। So exam flawed policy even today now. You feel this is history in the repeating and PTI is making the same mistake right now. और इस वक्त देखें मेहर, उसके अलावा इस वक्त गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड है। प्राइम मिनिस्टर की तकरीर उठा के देखें, मुझे लगता नहीं कि उन्हें बलूचिस्तान का पता है। मौलाना साहब को भी नहीं लगता है, ओके मजहर साहब, उनको भी यकीन है कि वजीर आजम को कुछ नहीं पता बलूचिस्तान के हवाले से। तो अंदाजा ही नहीं कि अगर आपने नेशनल कंसेंसस देखिए, 2014 में बना था ना नेशनल कंसेंसस। इमरान इवन 2014 में एपीएस से पहले भी नवाज शरीफ साहब इमरान खान के घर गए थे कि अगर, और ये इसी तरह इमरान खान एपीएस में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में आए थे। तो यहाँ शहबाज शरीफ और कुछ नहीं होता। शहबाज शरीफ क्या प्राइम मिनिस्टर खुद जाके नहीं मिल सकते इस मसले पे, जो कि पूरे मुल्क का मसला था? अगर वो अडियाला चले जाते, मैक्सिमम क्या होता, इमरान खान इनकार कर देते उनसे मिलने से, लेकिन शहबाज शरीफ जो है बेल आउट होते अगर वो जाते। अगर उससे पहले नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास से पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस में बलोच लीडरों को भी बुलाते, वो अडियाला जेल में कोशिश करते कि इमरान खान भी वो आ जाए। No, I mean, there is so much he could have done. मजहर साहब वो करना ही नहीं चाहते ना, सबसे बड़ी थ्रेट ही अभी वो है अडियाला में बैठा हुआ। मसला ये है, सबसे बड़ी इंश्योरेंस ही है। बट इन द प्रोसेस हम देख रहे हैं फहद, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के जो तर्जुमान टैमी ब्रूस हैं, उन्होंने भी आज मीडिया ब्रीफिंग में इमरान खान से मुतालिक जो सवाल हुआ उस पर जवाब देने से गुरेज कर दिया, उसे अवॉइड किया। पीटीआई की बज़ाहिर कोई उम्मीद भी पूरी होती भराती दिखाई नहीं दे रही इस पूरे माहौल के अंदर। क्या मुस्तकबिल में इस हवाले से देख रहे हैं? देखिए, मेरे अमेरिका में से जो एक्सपेक्ट कर रहे थे पीटीआई वाले, वो तो नहीं हुआ। अच्छा, कल को अगर हो जाए तो हो भी सकता है, एक अनप्रेडिक्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका में है तो हो भी सकता है। लेकिन इस वक्त फिलहाल जो तमाम तर जो उम्मीदें जुड़ी हुई थी कि जो अमेरिका आएगा और हमें बेल आउट करेगा, वो नहीं हुआ। और अगेन मैं वापस जाऊंगा मैं शुरू में बात कर रहा था कि पावर पॉलिटिक्स इनसे नहीं हो रही। इनको समझने की जरूरत है कि आप किसी एक या दो चीजों पे अपनी तमाम तर जो है वो पॉलिसी नहीं डाल सकते। आपको लम्हा ब लम्हा, सिचुएशन ब सिचुएशन जो है वो मामलात को आगे लेके चलना है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज फास्ट रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस। उन्हें बड़ी ही तरीके से जो है वो इस एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है उसको एक्नॉलेज करके और उसको नेविगेट करना है। सिर्फ चीखने चिल्लाने और शोर मचाने से उनको अगर फायदा होना होता तो वो अब तक हो चुका होता। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फहद हुसैन, मजहर अब्बास मौजूद है। आप दोनों की गुफ्तगू सुनी। छोटा सा वक्त के बाद अहम तरीन खबर के साथ हाजिर होंगे। स्टे विद अस।
रवां माह 4 मार्च को वजीर आजम शहबाज शरीफ 1 साल मुकम्मल होने की तकरीब से गुफ्तगू करते हुए दावा कर रहे थे कि 1 साल मुकम्मल होने पर अपोजिशन कोई एक भी स्कैंडल सामने नहीं ला सकती। 1 साल हो गया है, कोई झूठा स्कैंडल भी ऑपोजिशन सामने नहीं ला सकी। इससे बड़ी आपकी और कामयाबी क्या हो सकती है? लेकिन इस दावे के महज 15 दिन बाद चीनी की बढ़ती कीमतों और इसके पीछे छुपे अवामिल का खोज लगाया जाए तो पता चलता है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ का दावा दुरुस्त नहीं है, क्योंकि चीनी माफिया और हुकूमती गठजोड़ के नतीजे में चीनी की फी किलो कीमत बढ़ाकर अरबों रुपए की दिहाड़ी लगाई गई और जो चीनी 4 माह कबल 131 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही थी वो आज 170 से 190 रुपए फी किलो में अवाम खरीदने पर मजबूर हैं। कुछ इलाकों में 200 रुपए फी किलो में भी चीनी फरोख्त होती रही है। खरबों रुपए की इस दिहाड़ी को गुज़िश्ता रोज नायब वजीर आजम इसहाक डार की तरफ से लीगल कवर भी फराम कर दिया गया। हम आपके सामने पहले मेगा स्कैंडल की तफसील रखते हैं कि कैसे पहले चीनी बरामद की गई, फिर जब कीमतें बढ़ना शुरू हो गईं तो शक्कर दरामद का प्लान बना लिया गया और साथ ही चीनी की कीमतों में इजाफे को कानूनी जवाज दे दिया गया। नवंबर 2024 में मुल्क में चीनी की फी किलो कीमत 131 रुपए 61 पैसे थी। फैसला किया गया कि चीनी को बरामद कर दिया जाए। दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 के दौरान 58 अरब 52 करोड़ रुपए की 4,04,246 टन चीनी बरामद कर दी गई। जिस वक्त ये चीनी बरामद की जा रही थी एन उसी वक्त चीनी की कीमत में बतदरीज इजाफा भी हो रहा था। 131 रुपए फी किलो बिकने वाली चीनी 155 रुपए 7 पैसे फी किलो तक पहुंच गई, यानी कि सिर्फ 3 माह में फी किलो चीनी 27 रुपए महंगी हो गई। कीमतों में इस इजाफे के बावजूद जनवरी 2025 में 17 अरब 93 करोड़ रुपए की 1,24,793 टन चीनी बरामद कर दी गई और फिर इस इजाफे के नतीजे में 1 माह में चीनी 8 रुपए 35 पैसे फी किलो मजीद महंगी हो गई। हुकूमत और चीनी माफिया का दिल फिर भी भरा नहीं। फरवरी 2025 में 2.5 करोड़ रुपए मालियत की 180 मेट्रिक टन चीनी बरामद कर दी गई। फरवरी में बरामद की गई चीनी का असर मार्केट में 11 रुपए 88 पैसे चीनी महंगी होने की सूरत सामने आया। नाज़रीन, गुज़िश्ता 4 माह के दौरान चीनी बरामद करने की वजह से एक आम पाकिस्तानी को फी किलो तकरीबन 24 रुपए का चूना लगाया गया है। मगर यहां दिलचस्प और हैरानकुन बात यह है कि शुगर एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिशात को पसे पुश डालते हुए फैसले किए गए। अक्टूबर 2024 को शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास वफाकी वजीर सनत और पैदावार राना तनवीर हुसैन की सरबराही में हुआ। इजलास में पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन समेत दीगर स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। वफाकी वजीर ने 5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाजत इस शर्त पर दी कि चीनी के स्टॉक की दस्तयाबी, मौजूदा मार्केट की कीमतों, गन्ने के नरखों, आलमी मार्केट में चीनी की मौजूदा कीमतों और फिर सनती पैदावार को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला किया जाए ताकि 3 माह के अंदर चीनी बरामद करने से सार्फिन को माजी की तरह मुश्किलात का सामना न करना पड़े। यहां से माफिया का किरदार शुरू होता है। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदे एडवाइजरी बोर्ड मेंबरान को यह बताते हैं कि पाकिस्तान के पास इस वक्त तकरीबन 1.6 मिलियन टन इजाफी चीनी मौजूद है जिसे बरामद किया जाना चाहिए और अगर 5 लाख टन चीनी बरामद करने की मशरूत इजाजत दी जाती है तो बरामद की जाने वाली मजमूई चीनी 7,90,000 टन तक पहुंच जाएगी। 7 नवंबर 2024 को डॉन न्यूज में छपने वाली खबर के मुताबिक शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने मजीद चीनी बरामद करने की इजाजत देने से इनकार करते हुए यह कहा कि 21 नवंबर से अगर कोई शुगर मिल क्रशिंग शुरू नहीं करती तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही वजीर सनत और पैदावार ने 5 लाख टन चीनी बरामद करने से इनकार करते हुए वाजे किया कि जब तक बरामद का पहला कोटा मुकम्मल नहीं होता मजीद इजाजत नहीं दे सकते। मगर इसके बावजूद 12 अक्टूबर 2024 को वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सरबराही में ईसीसी का इजलास होता है और इजलास में बताया जाता है कि मुल्क में चीनी का वाफिर जखीरा मौजूद है। 5 लाख मीट्रिक टन चीनी इजाफी है जो क्रशिंग सीजन तक काफी होगी। इस वजह से चीनी बरामद कर दी जाए। ईसीसी से मंजूरी के बाद यह मामला काबीना के सामने आया तो शहबाज शरीफ ने 5 लाख मीट्रिक टन चीनी बरामद की मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए दे दी। वही गलती दोहराई गई कि जो तहरीक इंसाफ दौर में दोहराई जाती रही। नाज़रीन, एक बार फिर वही कुछ किया गया। चीनी की कीमतों में नवंबर से आज तक तकरीबन 60 रुपए फी किलो इजाफा किया गया है। एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क में चीनी की रोजाना खपत 18 से 20 हजार टन है। गुज़िश्ता 4 माह के दौरान 21,60,000 टन चीनी की खपत हुई।
21,60,000 टन को अगर किलोग्राम में तब्दील किया जाए तो ये 2 अरब 16 करोड़ किलो चीनी बनती है। अब चीनी की कीमत में 60 रुपए अगर इजाफा हुआ है तो शुगर माफिया ने, करता धरता ने 4 माह में 1 खरब 29 अरब रुपए इजाफी कमाए हैं। अफसोस का मकाम यह है कि बजाय इसके कि हुकूमत इस स्कैंडल में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे, खोज लगाए, हुकूमत ने रवा माह शक्कर दरामद करने का फैसला कर लिया ताकि अवाम को रिलीफ दिया जा सके। यानी कि पहले चीनी बरामद करके चीनी महंगी की और अब चीनी की कमी को पूरा करने के लिए शक्कर बरामद की जाएगी। पाकिस्तान में हर साल यही होता है, पहले चीनी बरामद की जाती है, फिर उन्हीं के कहने पर चीनी दरामद की जाती है और इस दौरान अवाम महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर रहते हैं। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा माली साल के दौरान चीनी की बरामद में 1831% इजाफा हुआ। जुलाई 2024 से जनवरी 2025 तक 40 करोड़ 59 लाख डॉलर की चीनी बरामद की गई, जो गुज़िश्ता साल इसी अरसे में फकत 2 करोड़ 10 लाख डॉलर बरामद की गई थी। दुख की बात यह है कि टास्क फोर्स बनाई गई कि जिसने चीनी की कीमतों में कमी और फिर इजाफे की वजूहात जानना थी, लेकिन गुज़िश्ता रोज नायब वजीर आजम ने टास्क फोर्स इजलास की सरबराही करते हुए 25 रुपए फी किलो के डाके को रेगुलराइज करते हुए एक्स मिल चीनी की कीमत 159 रुपए जबकि खोरदा कीमत 164 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी, लेकिन यह भी सिर्फ 1 माह के लिए होगी। सहाफी अशरफ मलखम की खबर के मुताबिक इजलास के दौरान ही शुगर मिल मालकान बजिद रहे कि सार्फिन के लिए कीमत वो ही मुकर्रर करेंगे। इख्तलाफात के बायस अब इस मामले पर इजलास दोबारा होगा। नाअहल हुकूमत की लेकिन पूरी की पूरी इनएफिशिएंसी, ना अहली या कह लीजिए कि जानबूझ के अगर फैसले हों, व्हाटएवर द केस इज, द फैक्ट रिमेन्स कि इसका खुमियाजा अवाम को भुगतना पड़ता है। मगर अब हुकूमत गिरा फरोशी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में चीनी की गिरा फरोशी के खिलाफ वज़ीर आज़म की हदायत पर कराची समेत सिंध भर में 3 वफाकी इदारों की मुश्तरका टीमों का शुगर माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन की वजह से चीनी की कीमतों में नुमाया कमी हुई है। नाज़रीन, हुकूमत बज़ाहिर अपनी ही पॉलिसीज के खिलाफ अमल दरामद कर रही है। दिस इज नॉट द फर्स्ट केस। गुज़िश्ता हुकूमत में मुस्लिम लीग नवाज ने अवाम पर जोर दिया कि सोलर लगवाया जाए, मगर फिर गुज़िश्ता हफ्ते सोलर पॉलिसी के तहत पैदा होने वाली बिजली की कीमतों में कमी कर दी गई। 22 रुपए का यूनिट अब 10 रुपए में खरीदा जाएगा, मगर फिर वही यूनिट 60 रुपए तक सोलर बिजली फरोख्त करने वालों को बेचा जाएगा। हुकूमत को 27 रुपए मिना सेल्स टैक्स यानी कि 22 रुपए कुछ पैसे में सोलर सारिफ से बिजली खरीदना बोझ लग रहा है, लेकिन आईपीपी से 70 रुपए की बिजली खरीदना बोझ नहीं है। कि शहबाज शरीफ साहब की वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं जिस पे ये कह रहे थे कि हर घर पे जरूरी होना चाहिए सोलर लगाना, कि जिस तरह मोबाइल फोन आने से पीटीसीएल खत्म हो गया है और लैंडलाइन खत्म हो गई है टेलीफोनी पाकिस्तान में, इसी तरह सोलर से अब बैटरियां आ रही हैं और नई बैटरियां आ रही हैं। अब हर घर पे सोलर लगेगा और ये हमको इसकी बेकारी खत्म हो जाएगी। लेस्को की, आईएसको की महंगी बिजली नहीं ले सकेंगे। सोलर पॉलिसी इजरा के बाद कारोबारी तबके ने भी हुकूमती सोलर पॉलिसी को मुस्तरद करते हुए कहा था कि हुकूमत को बिजली कीमतें कम करना चाहिए, पुरानी सोलर पॉलिसी चलानी चाहिए। मगर वफाकी वजीर अवैस लगारी ने हमारे ही प्रोग्राम में नई सोलर पॉलिसी का भरपूर दिफा किया। हमने कभी भी सोलर को डिस्करेज नहीं किया और ना आइंदा इसको डिस्करेज करने का इरादा रखते हैं। इस वक्त ऑफ ग्रिड या ऑन ग्रिड जितने भी पैनल्स आ रहे हैं, जितना भी सामान इसका लग रहा है, दैट्स ऑल टैक्स एग्जेम्प्टेड, कस्टम ड्यूटी एग्जेम्प्टेड और किसी किस्म की डिस्करेजमेंट नहीं है और यही हालात आइंदा भी रहेंगे। हमने आज जिन 2,83,000 कस्टमर्स के साथ जो मुआहदे दस्तखत किए थे उसके ऊपर कायम है और जब तक इनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ख़त्म नहीं होता उनको उसी सूरत में हर चीज मिलती रहेगी जो हमने साइन ऑफ किए थे। हमारी अगले 10 साल की जो प्लानिंग है जिसमें हमने आईपीपीज को रिवाइज डाउन भी किया है। 10,000 मेगावाट जो आप और हमारा मुल्क कमिट कर चुका हुआ था मुस्तकबिल में खरीदने को महंगी बिजली, उसको हमने ट्रैश किया है ताकि आप और हमारे ऊपर बोझ ना रहे। यही नहीं, चीनी की कीमतों में इजाफे, सोलर बिजली पैदा करने वालों के फी यूनिट में कमी के बाद गंदम बहरान के सर उठाने का खतरा भी पैदा हो गया है, क्योंकि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गुज़िश्ता साल गंदम ना खरीदने का ऐलान किया था, सपोर्ट प्राइस मुख्तस नहीं की और अब
जबकि तरबेला और मंगला डैम में पानी का जखीरा डेड लेवल तक पहुंच चुका है। नाजरीन, पंजाब और सिंध को पहले ही 35% पानी की कमी का सामना है। 37% मजदूर ज़राअत से मुंसलिक हैं। मुईशत में ज़राअत का 23% हिस्सा है। ऐसे में मुल्क को दोहरे बहरान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एक जानिब पानी की किल्लत होगी जो फसल की तबाही का बायस बन सकती है, तो दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से गंदम खरीदारी ना करने से किसान मुतासर होंगे और आगे चलकर गंदम और आटे का बहरान सर उठाएगा। थोड़ा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद अहम तरीन खबर के साथ हाजिर होंगे। स्टे विद अस। गजा पर इजरायली जहारियत और जुल्म का सिलसिला आज भी जारी रहा। इजराइल ने आज भी 95 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। मंगल के रोज से इजराइल की जानिब से जंगबंदी तोड़ने के बाद अब तक शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 700 से तजावुज कर चुकी है। 900 से जायद जख्मी हैं और अमारात के मलबे के नीचे दबे हुए फलस्तीनियों की तादाद इसके अलावा है। अल जजीरा की इतलात के मुताबिक इजरायली फजाइया ने खान यूनस और रफा में कम अज कम 10 रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया है, जिससे उनमें मौजूद पूरे के पूरे खानदान शहीद हो चुके हैं। शहीद होने वालों में बड़ी तादाद खवातीन और बच्चों की है। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक इजरायली जारियत से अब तक 49,547 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इजरायली वजीर आजम ने गजा में हमास के खिलाफ शदीद जंग और मकबूजा मगरबी किनारे में मजीद कार्रवाइयों का अंदिया दे दिया है, जिससे खित्ते में मजीद कशीदगी का खदशा बढ़ चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा में फलस्तीनी मिशन ने आलमी बरादरी से फौरी मुदाखलत की अपील करते हुए कहा है कि इजरायली जंगी मिशन को रोकने में नाकामी सलामती काउंसिल की साख को मजीद मुतासिर करेगी। हमास की तरफ से जारी बयान में यह भी कहा गया है कि इजराइल की जानिब से बुध को ऐलान करदा जमीनी कार्रवाई जनवरी में शुरू होने वाली जंगबंदी मुआहिदे की नई और खतरनाक खिलाफ वर्जी है। मगर इजराइल ने एक बार फिर खबरदार करते हुए हमास से कहा है कि हमारे 59 इजराइली अभी भी हमास ने यरगमाल बनाए हुए हैं और जब तक हमास बाकी हॉस्टेजेस को रिहा नहीं करती, गजा पर हमले तेज किए जाएंगे। गजा पर दोबारा बमबारी शुरू किए जाने के बाद हौसी मलेशिया ने भी अमरीकी जंगी जहाज़ों पर हमले तेज कर दिए हैं। मलेशिया ने यह दावा किया है कि कम से कम 4 अमरीकी जंगी जहाज़ों पर हमले किए गए हैं, जबकि इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने गजा पर हालिया हमलों को सिर्फ इब्तदा करार देते हुए यह कहा है कि इजरायली अफवाज हमास पर बढ़ती हुई ताकत से हमला करेंगे और जंग बंदी के लिए बातचीत अब सिर्फ शोलों के दरमियान ही होगी। नाज़रीन, इजराइल मुसलसल कोशिश कर रहा है कि गजा को फलस्तीनियों से खाली करवाया जाए, मगर गजा के रिहायशियों ने जबरी इनखला को मुस्तरद करते हुए यह कहा है कि वो कहीं नहीं जाएंगे। गुज़िश्ता माह नए चीफ ऑफ स्टाफ की तैनाती के बाद नेतन्याहू ने दाएम बाजू के शिद्दत पसंद सियासतदान बेन गीर को कौमी सलामती का वजीर मुकर्रर कर दिया है, जिसने गजा की जंग बंदी मुआहिदे के बाद ओहदे से एहतजाजन इस्तीफा दे दिया था। ये तैनाती ऐसे वक्त हुई है कि जब इजराइल की जानिब से 2 दिन पहले किए गए हमलों के बाद हमास की जानिब से तस्दीक की गई है कि इजराइल की फजाई हमलों में उसके कई सरकर्दा रहनुमा शहीद हो गए हैं, जिनमें हमास के हुकूमती सरबरा अस्साम उल दालीस, वजारत दाखिला की क़ियादत करने वाले महमूद अबू वतफा, दाखिली सलामती के डायरेक्टर बेजत अबू सुल्तान, अल-कुद्स ब्रिगेड के फौजी तर्जुमान अबू हमजा भी शहीद हो चुके हैं। इजराइल की जानिब से यह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि हमास मुज़ाकराती अमल से पीछे हट रहा है, मगर जेरूसलम में CNN के नुमाइंदे अलिस्तार बुंकाल का यह कहना है कि ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि हमास मुज़ाकराती अमल को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहा। यहाँ यह बताना ज़रूरी है कि हमास फेज़ 2 को शुरू करने के लिए भी मुकम्मल तौर पर तैयार था, लेकिन इजराइल ऐसा नहीं चाहता था। इसी तरह मारूफ सहाफ़ी मार्था गेलहॉर्न स्पेशल प्राइज विनर जोनाथन कुक का अपनी ट्वीट में लिखना है कि इजराइल ने फेज़ 2 शुरू करने से इनकार किया। इजराइल ने इस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की कि जिस पर उसने खुद दस्तखत किए थे। इजराइल जंगबंदी के दौरान भी फलस्तीनियों को निशाना बनाता रहा और अब एक बार फिर उसने नस्लकशी शुरू कर दी है। अब इजराइल के अपने अंदर से भी नाजरीन ये आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। साबिक इजरायली वजीर आजम एहुद ओलमर्ट का यह कहना है कि असल दुश्मन ईरान, हिजबुल्लाह और हमास नहीं, बल्कि असल दुश्मन वो शिद्दत पसंद गिरोह है कि जिसकी सरबराही बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत कर रही है। जो मनाजिर गुज़िश्ता 36 घंटों से सोशल मीडिया पर चल रहे हैं वो यकीनन दिल दहला देने के लिए काफ़ी हैं। लोग अपने बच्चों को लाशों के दरमियान तलाश कर रहे हैं, ढूंढते नजर आ रहे हैं, आसमान की जानिब चेहरा करके अल्लाह के हजूर दुहाइयाँ देते नजर आ रहे हैं कि मेरे बच्चे तो बगैर कुछ खाए सोते हुए शहीद कर दिए गए।
यकीनन आपको मेरी तरह गज़ा की इन माओं की ज़बान शायद समझ ना आ रही हो, लेकिन इनका दुख, इनके चेहरों और इनके अल्फाज से सब कुछ पता चल रहा है। ये दुख, ये पेन, ये कर्ब झलक रहा है। दिल बहुत गमगीन है क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो कर सकते हैं वो या तो अरब दुनिया में मौजूद हैं या फिर अमेरिका में। लेकिन ये बात सब पर अयां हो चुकी है कि अमरीकी कानून साज, लेजिस्लेटर्स इजरायली ज़ायनिस्ट ताकतों के सामने मुकम्मल तौर पर घुटने टेक चुके हैं। ताकतवर तरीन कांग्रेसमैन और हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स खुलकर ज़ायनिस्ट बर्बरियत की हमायत करते दिखाई देते हैं, चाहे उनका ताल्लुक डेमोक्रेट से हो या रिपब्लिकन से। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी और भारत निजाद विवेक रामास्वामी इन्हीं में से एक हैं और 2026 में ओहायो के गवर्नर का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। नाज़रीन, एक तकरीर के दौरान इनका कहना था कि इजराइल अगर हमास को तबाह करना चाहता है और इससे हमास को तबाह करना चाहिए। अगर इजरायली फोर्सेस हमास की टॉप लीडरशिप के सर संगीनों पर चढ़ाकर इजराइल गजा बॉर्डर पर लटका देते हैं तो मुझे इससे खुशी मिलेगी। 2 दिन पहले जब इजराइल ने गजा पर बमबारी की तो बरतानिया की तरफ से पहली बार इजरायली जराइम से हल्का सा पर्दा उठाने की कोशिश की गई। बरतानवी फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लैमी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये इकरार किया कि 15 दिन से गजा में एड और इमदाद नहीं जाने दी जा रही, जो कि इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। लेकिन इजरायली लॉबी ने बरतानवी हुकूमत पर इस कदर प्रेशर और दबाव डाला कि फ़कत चंद घंटों के अंदर अंदर बरतानवी हुकूमत को डेविड लैमी के बयान को वापस लेना पड़ गया और यह कहना पड़ गया कि फॉरेन सेक्रेटरी का बयान दुरुस्त नहीं। नाज़रीन, जहां मुस्लिम दुनिया के एक कोने मशरक़ वस्ता में इजराइल फ़लस्तीनियों पर ज़मीन तंग कर रहा है, वहीं दुनिया के दूसरे कोने यानी कि एशिया में भारत ने अपने ही मुल्क में बसने वाले करोड़ों मुसलमानों के खिलाफ जंग शुरू कर दी है। गुजरात में हजारों मुसलमानों का कत्लेआम करने के बाद वजारत उज़्मा के ओहदे पर विराजमान होने वाले नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर भारतीय मुआशरे को इस कदर नफरत का शिकार कर दिया है कि अब भारत में एक बार फिर मुसलमानों की जिंदगियां खतरे का शिकार हो गई हैं। रवामा हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमों की तरफ से 17वीं सदी के मुगल बादशाह औरंगजेब के मकबरे को महाराष्ट्र की किसी दूसरी रियासत में मुंतकिल करने का मुतालबा किया गया, मगर 2 दिन पहले नागपुर में हिंदू इंतहा पसंदों की तरफ से कई इलाकों में तशद्दुद और तोड़ फोड़ की गई कि जिसके बाद दर्जन भर इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। शिवसेना और कांग्रेस ने हुकूमत पर तंकीद करते हुए यह कहा कि रियासत का अमन व अमान मुनद्दिम किया जा रहा है। 300 सालों में नागपुर में कभी फसादात नहीं हुए। हुक्मरान जमात तकसीम, डिवाइड और बदअमनी को इस्तेमाल कर रही है फॉर देयर ओन पॉलिटिक्स, जिससे इसके अपने नजरिए का असल चेहरा बेनकाब हो रहा है, क्योंकि रियासती वुज़रा कुछ अरसे से इश्तियाल अंगेज तकारीरें, बयानात और स्टेटमेंट्स दे रहे थे और लोगों को उकसा रहे थे। यही नहीं, इंडियन मीडिया औरंगजेब पर बनी बॉलीवुड फिल्म छावा को हालिया तकसीम की एक वजह करार दे रहा है। भारतीय अखबार इंडियन टुडे के मुताबिक महाराष्ट्र के वजीर आला ने रियासती असेंबली में अपने खिताब के दौरान यह बताया कि विकी कौशल की फिल्म छावा ने रियासत में मुसलमानों और खास तौर पर मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ लोगों के जज्बात भड़काए। फिल्म देखने के बाद ही लोगों ने औरंगजेब के मकबरे पर हमला करके मजार को तोड़ने का मुतालबा किया और इन मुनज़्ज़म हमलों से ये लगता है कि पहले ही इसकी साजिश तैयार कर ली गई थी। ये पहला मौका नहीं है नाजरीन कि जब फिल्मों को मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया हो। द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी, आर्टिकल 370, बंगाल 1947, रजाकार, कंस्पिरेसी गोदरा, इससे कबल इंडियन सिनेमा की जीनत बन चुकी हैं और इनमें से मुतअद्दिद की स्क्रीनिंग भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ही मौजूदगी में हुई है। BBC में छपने वाली शकील अख्तर की रिपोर्ट में बताया गया है कि मोदी सरकार के इक़दामात ने मुसलमानों के मुआशी बॉयकॉट के एक ऐसे सिलसिले का आगाज कर दिया है इंडिया में कि जिससे करोड़ों मुसलमान मुतासिर होंगे। नरेंद्र मोदी हो या फिर नेतन्याहू, दोनों की मुसलमानों से नफरत किसी से ढकी छुपी नहीं। लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हल्फ उठाने के बाद इन दोनों रहनुमाओं की मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयों में यकीनन मजीद इजाफा होगा। दे ऑलरेडी सीम वेरी मच एम्बोल्डेंड। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।